प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ तलबा यूनियन और असातिज़ा आज भी एक साथ मुजाहिरा कर रहे हैं। तलबा प्रोफेसर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल देर रात दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा ने साइबर सेल के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया था। वाज़ेह हो कि प्रोफेसर रतन लाल पर सोशल मीडिया पर शिवलिंग के बारे में काबिल एतराज तबसरा करने का इल्जाम है कि प्रोफेसर रतन लाल ने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गई मुबैना शिवलिंग की तस्वीर के साथ एक मुतनाज़ा पोस्ट किया था। तो इस पूरे मामले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ चुके हैं शंकर आनंद, रतन लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा, क्या कुछ तफसील? देखिए, प्रोफेसर रतन लाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो उस गिरफ्तारी का आधार ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो ज्ञानवापी मसले पे जो कथित तौर पे शिवलिंग की बात कही जा रही है, उस शिवलिंग के बारे में जिस तरह से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी की गई है। प्रोफेसर रतन लाल जो हैं वो इतिहास विभाग के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, वो हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं और जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया था उसी मामले में दिल्ली के ही एक वकील ने इस मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और उसी मामले को लेकर आज नॉर्थ कैंपस में आज काफी छात्रों के द्वारा भी बकायदा एक प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन किया गया था और उनके समर्थन में बकायदा प्रोटेस्ट मार्च किया गया था। उन लोगों का कहना था कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और किसी भी शख्स को अपने विचार व्यक्त करने का एक अधिकार होता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर उस सेक्शन की बात करें जिस धारा के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है, तो सेक्शन मुख्य तौर पे ये था कि जिस तरह से एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखना, वो कहीं न कहीं उस धारा के तहत बकायदा गिरफ्तारी की गई और कहा जा सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे भी दिल्ली पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, उन तमाम धारा को के तहत बकायदा आगे की कार्रवाई कर रही है और कोर्ट के द्वारा इस मामले में क्या सजा सुनाया जाएगा, क्या उससे जमानत मिलता है प्रोफेसर रतन लाल को या नहीं मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि आज जिस तरह से आज छात्रों का हुजूम जो है इकट्ठा हुआ, तो इस मामले को लेकर भी दिल्ली पुलिस काफी सतर्क है और वहां पर लोगों से भी अपील की जा रही है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। शंकर, ये बताया कि तलबा और असातिज़ा क्या कुछ मौक़िफ़ है रतन लाल के ताल्लुक से? देखिए, जो प्रोफेसर रतन लाल की अगर बात करें तो प्रोफेसर रतन लाल जो है पिछले 2 दिन पहले उनका एक बयान भी आया था। उनका कहना था कि सबको अपना विचार रखने का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसी के तहत उन्होंने अपने विचार रखे थे। लेकिन जिस तरह से एक ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट से अब हालांकि कल ही इस केस को वाराणसी स्थित जिला न्यायालय में इस केस को ट्रांसफर किया गया है, तो मामला अभी कोर्ट के अंदर अंतर्गत मामला संगीन है और उस मामले में अगर कोई बयान देता है तो बयान तो दे सकते हैं, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी धर्म के प्रति आपको ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। तो कहीं कहीं यहाँ पर जिस तरह से कथित तौर पर शिवलिंग के खिलाफ जिस तरह से एक बयान दिया गया था, उसके जिस तरह से प्रयोग किया गया था, तो इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ जाती है। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली के दौरे पर हैं। उनकी सियासतदानों से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। समाजवादी पार्टी चीफ तेलंगाना के वजीर आला के सीआर की रिहाइशगाह तुलुक रोड पर पहुंच चुके हैं। जराये के मुताबिक सरते इंतखाबात और आइंदा लोकसभा चुनाव पर दोनों बातचीत कर सकते हैं। आज शाम के सीआर दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल के साथ महिला क्लिनिक का जायजा लेंगे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ चुके हैं सुशील पांडे के सीआर दिल्ली के दौरे पर क्या कुछ है उनके दौरे का मकसद?
जी देखिए, साफ तौर से केसी राव का ये सरकारी आवास है। मैं उसी के आवास के सामने फिलहाल खड़ा हूँ। आप देख भी सकते हैं कि यहीं पर फिलहाल अखिलेश यादव की जो मुलाकात है वो फिलहाल हो रही है। चूँकि लोकसभा चुनाव 2024 और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ये चर्चा फिलहाल चल रही है। चूँकि थर्ड फ्रंट को लेकर और आगामी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको लेकर फिलहाल लेकर चलने की और आगे आने वाले जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर किस प्रकार की चर्चा की जाए। आगामी 2 महीने के बाद राष्ट्रपति चुनाव है तो उस चुनाव को लेकर भी ये चर्चा बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिलहाल इस पूरे मामले में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उन मुलाकात के बाद एक नई चुनावी रणनीति को लेकर भविष्य में आगे बढ़ेंगे। और ये इसीलिए फिलहाल ये जो चुनावी रणनीति की ये चर्चा है जो फिलहाल अखिलेश यादव कर रहे हैं। चूंकि अखिलेश यादव फिलहाल लखनऊ से सीधे एयरपोर्ट से केसी राव जो 23 तुगलक रोड पर उनका आवास है यहाँ पर पहुंचे हैं। यह मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद फिलहाल जो यहाँ के सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है उसको देखेंगे। शाम को 5 बजे फिलहाल वो मोती बाग में एक मोहल्ला क्लिनिक है उसका भी अध्ययन करेंगे और वहां पर वो दौरा करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा फिलहाल डेवलपमेंट होगा। केसी राव जो फिलहाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कि आखिर किस प्रकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है और किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव की मुलाकात एक चुनावी मुलाकात है, आगे आने वाले भविष्य की रणनीति की मुलाकात है कि आखिर किस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की रणनीति होगी और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में विपक्ष किस तरह आगे आएगा, किस तरह तमाम मुद्दों को मजबूती से रखेगा। इसीलिए अखिलेश यादव न केवल केसी राव से बल्कि ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर रहे हैं और कई ऐसे बड़े फिलहाल मुख्यमंत्री हैं राज्यों के जहां पर अखिलेश यादव अब मुलाकातों का दौर जो है वो बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल सुशील पांडे साहब, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से केसीआर की मुलाकात जो है वो सियासी मैदान में अपने असरात मुरतब करती है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के रामबन खूनी नाला इलाके में लापता अफराद की तलाश जारी है। आज एक लाश निकाली गई। अब 8 अफराद के मलबे के नीचे दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आज सुबह 5:30 बजे दोबारा तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। कल ज़ेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा गिरने से हादसा पेश आया था। कल भी एक लाश निकाली गई थी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह से कल से रामबन खूनी नाला इलाके में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। दरअसल वहां पे ब्लास्ट किया गया था और उसकी वजह से वहां पे इतना बड़ा हादसा पेश आ गया कि वहां पे 12 लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे और मौके पर ही 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और कल से 3 लोगों को मलबे के नीचे से निकाला गया है और अब अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि 8 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। आज सुबह से 5 बजे से दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया है लेकिन अभी तक किसी और लाश के निकालने की खबर नहीं है। कल ज़ेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा मुनहदिम हो चुका था जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा पेश आया और इस ब्लास्ट की वजह से वहां पे जितने भी इस तामीराती काम में मशीनरीज को इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी मलबे में दब चुकी है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए पहली बार ये कंपनी वहां पे आई थी और वहां पे तामीराती काम को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बिलाल बाली फिर से जुड़ चुके हैं। बिलाल बाली, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है यानी उनकी लाश निकाली गई है, अभी की क्या कुछ तफसील? देखिए इंशा, मैं यहाँ पे दुरुस्ती करना चाहूंगा, 3 नहीं बल्कि 2 डेड बॉडीज जो है वो रिकवर हुई है। कुल डेड बॉडीज जो इस हादसे के शिकार हुई थे उनमें से कल जो एक डेड बॉडी रिकवर हुई थी और आज जो है इस वक्त जो है दूसरी डेड बॉडी जो रिकवर हुई जिसको वहां से निकाला गया है और जिला अस्पताल रामबन जो है मुंतकिल किया गया। और ब्रेकिंग खबर यह है कि तीसरी डेड बॉडी भी इस वक्त निकली है यहाँ पे जिसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन की तरफ। तो ये कहना यहाँ पे जरूरी है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार जारी है। यहाँ पे जो
10 अफराद जो है टनल के नीचे दब गए थे, जिसकी वजह अब से कुल मिला के कितनी लाशें निकाली गई हैं वो बताइए। जी कुल तीन लाशें जो है अभी तक जो है निकल पाई है इस साइड वाली जगह से। अभी जो है मशीन को रोका गया और वहां से हम देख पा रहे हैं कि एक लाश को फिर से निकाला गया और इन्हें सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन शिफ्ट किया जाता है। वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन है या लीगल फॉर्मेलिटीज है वो वहां पे पूरी की जा रही है, क्योंकि यहाँ लोग क्राउड है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह वो सब चीजें प्रोसेस जो है वो जिला अस्पताल रामबन में किया जा रहा है। इस वक्त जो इंतजामिया के तमाम अफसरान यहाँ पे मौजूद है, सबके सब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कंटिन्यू यहाँ पे नजर बनाए रखे हुए हैं और सबकी कोशिश यही है कि इस ऑपरेशन को आज दिन में ही खत्म किया जाए, क्योंकि जो अहल खाना है, जो लोग है, जो वारिसीन है, वो बहुत दुख में है और यहाँ पे एहतजाजी शक्ल भी उन्होंने इख्तियार कर दी थी। कुछ देर पहले सब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था कि भाई क्या इंतजामिया ने मुतासरीन अफराद के लवाहकीन को किसी भी तरह का इमदाद का पैकेज दिया है? नहीं, देखिए ये बड़ा सवाल है कि हमने माजी में भी देखा है कि यहाँ पे कोई भी हादसा होता है, कोई चीज होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली कोई भी जो राहत या इमदाद की बात करेंगे वो अनाउंस नहीं करती है, जबकि ये जिम्मेदारी है इसमें इंतजामिया की, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो रेड क्रॉस के तहत या दीगर रिलीफ फंड्स जो होता है, रिलीफ पैकेजेस होते हैं ताकि उनके फैमिलीज को यहाँ पे दिया जाए। लेकिन इस तरह का अभी तक हमारे पास कोई ऐलान जो है उसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी कुछ देर पहले यहाँ की चेयरपर्सन जो है डॉक्टर शमशाद शान जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन की, उनसे बात की तो उनका मुतालबा ये है कि कम से कम 25 लाख रुपया पर फैमिली जो यहाँ पे डेथ हुई है उनकी फैमिली को दिया जाना चाहिए। तामीराती कंपनी है उनकी जानिब से और इंश्योरेंस के तहत उन लोगों को सब मुराआत मिलनी चाहिए और उनकी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जो प्यारों ने यहाँ पे जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की वाइडनिंग के दौरान जो है अपनी जान की कुर्बानी दी है इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है, तामीराती कंपनी हो या इंतजामिया हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लवाहकीन को है जो इमदाद यहाँ पे फराहम की जाए। बिल्कुल। बिलाल साहब ये बताइए कि जो जिन लोगों की लाश निकाली गई है क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? शिनाख्त का मरहला दूसरा मरहला है, पहले यहाँ पे उनको निकाला जाता, फिर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया जाता, वहाँ पे उनकी जो पूरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो किया जाता है और वहाँ पुलिस भी जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। तो जब भी हमारे पास ये इतला कुछ देर में आने वाली है तो हम अपने नाजरीन के साथ तो चलिए बिलाल, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। शिनाख्त के तौर से बहुत बड़ी खबर है, चूंकि लवाहकीन उनके इंतजार में बैठे हुए कि कब उनके अपनों की लाश उन्हें मिल जाए। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर यानी गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो कमीशन की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। रिपोर्ट जमीनी हकाइक की बुनियाद पर मबनी नहीं है। स्पष्ट किया है कि हम डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ये जमीनी आधार के जमीन में जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं बनाई गई है। मैंने तो कहा है कि ये तो टेलर मेड है, जैसे दर्जी बनाता है, मीर साहब के लिए पतला बनाता है, मेरे लिए थोड़ा 1-2 इंच में और बनाता है, हमारे ये भल्ला साहब के लिए और साइज का बनाते हैं। हम तीनों का अलग अलग साइज है टेलर, तो इसी तरह से बनाई है उन्होंने। हम ही तरह के साथ बनाई है कि किसको फायदा है और किसको नुकसान पहुंचाना है। राहुल गांधी मरकज की बीजेपी की पॉलिसियों पर अक्सर हमला करते हुए नजर आते हैं। वो आरएसएस पर भी निशाना साधते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडिया फॉर इंडिया के प्रोग्राम में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर वार किया है। एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से नजरियाती लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क आज जैसी सूरत हाल में है पहले कभी नहीं था। पोलराइजेशन, दौलत का कुछ हाथों में जमा होना और मीडिया पर कंट्रोल होना। उन्होंने मजीद कहा है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। बीजेपी ने मुल्क में केरोसिन छिड़काने का काम किया है, बस एक चिंगारी की जरूरत है, सब मुश्किलें बढ़ जाएगी। And total dominance of media. The RSS has built a structure that has penetrated into
the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure. And we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP. And we need to do it together. Through the idea, one of the ideas that we stated in Udaipur, which is the idea of mass participation. Look, we are sitting on a powder keg, right? We are sitting on an India that is primed, right? We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, नेहरू गांधी परिवार पर बीजेपी लीडर गौरव भाटिया ने निशाना साधा है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की पीएम मोदी से नफरत आदत सी हो गई है। ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो। और इस बात पे अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूं। एक अपरिपक्व नेता, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का यह हिस्सा है, लेकिन आप हमारे देश के लिए, भारत के लिए अगर अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो ना केवल भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। हमारा यह मानना है 135 करोड़ भारतीय जो हैं, वो आपकी इस नफरत की विचारधारा को नेस्त नाबूद कर देंगे। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जिला रामबन के खूनी नाला इलाके में लापता अफराद की तलाश जारी है। अब तक 4 लाशों को निकाला गया, यानी अब एक और लाश को निकाला गया। इससे पहले 3 लाशों को निकाला गया। अभी का अपडेट, अब 4 लाशों को मलबे से निकाला गया है और अब 6 अफराद की तलाश जारी है। तो नाजरीन, कल से हम आपको पल पल का अपडेट इस हादसे के ताल्लुक से दे रही है। न्यूज़ 18 ने आपको हर अपडेट से वाकिफ कराया और अभी का अपडेट, अभी भी 6 अफराद की तलाश जारी है और 4 लाशें मलबे से निकाली गई है। रामबन खूनी नाला इलाके में कल सुबह ये हादसा पेश आया, जिसके दौरान 12 अफराद मलबे में दबे चुके थे और अभी का अपडेट, 4 लाशों को मलबे से निकाला गया है
6 अफराद की तलाश अभी भी जारी। तो खूनी नाला इलाके में जिस तरह से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया था, राहुल भट्ट की 10वीं के मौके पर जम्मू कश्मीर में जगह जगह एहतिजाज हो रहा है। श्रीनगर में एहतिजाजियों ने बीजेपी दफ्तर तक मार्च किया। एहतिजाजी बीजेपी क़यादत से बरहम नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर से पीएम पैकेज मुलाजमीन के तहफ्फुज से मुतालिक सवाल किए, जिस पर अल्ताफ ठाकुर को कुछ इस तरह बोलते नजर आए। राहुल भट्ट को आज जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। 10वें दिन की मुतफिकी के अहल खाना और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूदा लोगों ने जम्मू अखनूर हाईवे पर एहतिजाज करते हुए लवाहकीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। एहतिजाज के बाइश शहरा पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया, ताहम पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को एहतिजाज खत्म करने की तरगीब दी। मुजाहिरीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और LG इंतजामिया से अपील की कि वो कश्मीर में तैनात पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन को यूटी के दीगर मकामात पर मुंतकिल करे, क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल साजगार नहीं। कश्मीर में पीएम पैकेज के वो मुलाजिम हैं, उनको वापस लिया जाए। हम मोदी साहब से अपील करते हैं और गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो हमारी ये मांगे पूरी करें। हमारे जो बच्चे कश्मीर में हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी रिलोकेशन के लिए जो वह एजिटेशन हो रही है, हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हमारी जो टारगेट किलिंग जो रेगुलर इंटरवल्स हो रही है, जो कश्मीरी पंडित की, इसमें कोई थमने का नाम नहीं ले रही है। जो हमारे वहाँ पर वैली पोस्टेड माइग्रेंट एम्प्लॉयज है, वो यरगमाल है, आतंकवादियों के हाथ में भी और गवर्नमेंट के हाथ में भी। वो तो उनको आश्वासन दे रहे हैं, मगर हमें वो तो सारे झूठे हैं। हम ये डिमांड करते हैं उनको फॉर टाइम बिंग यहाँ जम्मू शिफ्ट किया जाए। हमारी एक ही डिमांड है कि जो वहाँ पे वैली में माइग्रेंट एम्प्लॉयज है, उनको एन मास यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। अब हम बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये 1990 का कश्मीरी पंडित नहीं है। हम जाग गए हैं, क्योंकि जितनी भी मरकजी सरकारें आज तक आई, उन्होंने हमारे साथ गलत किया और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है इनके साथ। कश्मीरी पंडित पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू में भी और कश्मीर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करने की इनकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो इनकी डिमांड्स को पूरा करे। डिमांड्स में जो है कि जो राहुल भट्ट के जो कातिल है, जिन्होंने उनको गोली मारकर हलाक किया था, उनको जो है वो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ इन लोगों का कहना है कि जो पीएम पैकेज में वहाँ पे काम कर रहे हैं बच्चे, जो डिफरेंट जगहों पे हैं, उनको यहाँ पे जम्मू वापस लाया जाए जब तक कि वहाँ के हालात ठीक ना हो। और इस सिलसिले में लगातार ये जो है प्रोटेस्ट कई दिनों से कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो उनकी बात सुने, LG हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी बात सुने, उनकी बात सुने, और ये जल्द से जल्द ये कोशिश करें कि इनके जो मसाइल हैं वो हल हों। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।